ऐसा लगता है जैसे इस बार वर्ल्ड वॉर 3 होकर ही रहेगा। एक मामला उलझता है, दूसरा सुलझ जाता है। रसिया यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है। इसी बीच ताइवान और चाइना के बीच इतनी तनातनी हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल डमरू मध्य में ताइवान और चाइना के बीच बड़े बड़े जहाज तैर रहे हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा जो युद्ध है वो इजराइल और ईरान के बीच अभी भी चल रहा है। आपको लग रहा था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर गलती से अब इजराइल ने हमले की कोशिश की तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। जो इजराइल बता रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, सच्चाई यह है कि अब इजराइल ने ऐलान किया है कि वो तमाम बिल्डिंगें जिस पर मिसाइल गिरे थे उन सबको ध्वस्त किया जाए, और इस वजह से खुद ब खुद इजराइल मलबे में तब्दील हो रहा है। इसी बीच में आपको बार बार बता रहा था कि ईरान की जो धाक है, ईरान की जो धमक है, ईरान की जो ताकत है, वो सारा का सारा खाड़ी देश महसूस करने लगा है। अब सारे खाड़ी देश, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे अबू धाबी हो, ये सारे के सारे देश जो हैं वो हथियार अब अमेरिका के बदले ईरान से खरीद रहे हैं। उनके मिसाइल्स खरीद रहे हैं, उनके ड्रोन्स खरीद रहे हैं, बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं। इसी बीच उससे भी जो बड़ी बड़ी भयानक खबर है, यमन के लड़ाके हूती लगातार समुद्र में कहर बरपा रहे हैं। फिर से उन्होंने 3 बड़े कंटेनर के जहाज को डुबा दिया है। उनको शक था कि इन जहाजों में अमेरिका से हथियार आ रहा है और ये इजराइल जा रहा है। इसी बीच जैसे ही नॉर्थ कोरिया को भनक लगी कि इजराइल हो सकता है दोबारा हमला करे, क्योंकि वो अपनी हार से बौखलाया हुआ है, इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर इस बार इजराइल ने हिमाकत की, हमले की कोशिश की, तो सीधे सीधे उस पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाएगा। वहीं इजराइल लाचार और बेबस फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी लगातार जारी रखे हुए है। लेकिन इसको लेकर भी जो लेबनान के लड़ाके हैं हिजबुल्ला और जो हमास, जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, वो लगातार कमर कसे हुए हैं। तो ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि हथियारों की डिलीवरी लगातार जारी है। चाइना इस पूरे खेल में चीन ताकतवर बन के उभरा है। वो ईरान को जहां J-10, J-20 जैसे विमान दे रहा है। सोचिए, खबर आई है कि चीन ने 20,000 किलोमीटर, जी हां बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, मैक 16 की स्पीड, मैक 10 की स्पीड का मतलब होता है 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। खबर आ रही कि चीन ने एक ऐसे रॉकेट का आविष्कार किया है जिसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साथ ही वो रॉकेट एकाएक जैसे वो जा रहा है और जहां से मुड़ना चाहे सेम उसी पाथ पर पीछे मुड़ जाता है। अगर उसे भनक लगेगी कि कोई हम पर हमला करने वाला है तो वो वहीं से यू टर्न ले लेगा। इसके साथ ही वायु रक्षा प्रणाली की बात करें तो चीन ने HQ-9 के नाम से एक बड़ा वायु रक्षा प्रणाली भी डेवलप किया है जिसकी धमक पूरी दुनिया में है। और इसी ताकत के बल पर चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने वो गलती की जो गलती वो करता रहा है, जिस तरह से वो यूक्रेन की मदद कर रहा था रूस के युद्ध में, जिस तरह से वो इजराइल की मदद करता है, अगर उसने ताइवान की मदद की तो हम उसे क्रश कर देंगे। क्रश मतलब खत्म कर देंगे। तो पहले ही एशिया में अमेरिका की धाक जो है वो कम हो चुका है। सोचिए, खाड़ी युद्ध के बहाने अमेरिका की कोशिश थी कि पूरे मुस्लिम देशों पर कब्जा कर लिया जाए। अब तक लगभग 16 देशों पर उसका कब्जा था। 50,000 अमेरिकी सैनिक अभी भी प्रशांत महासागर, लाल सागर में अभी भी तैनात हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसके पांव उखड़ रहे हैं। एक नया सैटेलाइट तस्वीर जारी हुई है जिससे साफ पता चलता है कि ईरान ने किस तरह से जो इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उसको एक ही दिन के हमले में नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद सैटेलाइट से ही जो तस्वीरें मिल रही है कि जो कतर में जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ था, जो ईरान ने कहकर मारा था, उसमें भी बड़ी क्षति हुई है। आपको बता दे कि स्पिरिट 2 बॉम्बर से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें दोरांज था, इस्फहान था और फोर्डो था। लेकिन अब जो खबर छन के आ रही है कि 400 किलो यूरेनियम ईरान ने बकायदा रूस में शिफ्ट कर दिया था, जो यूरेनियम उसको वापस मिल गया है।
इसका मतलब है कि ईरान का परमाणु जो पूरी ताकत है, परमाणु बम बनाने की उसकी जो क्षमता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो पूरी तरह से बचा लिया गया है। इसी बीच दुनिया को पता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस ने साफ कहा है, लिथियम का वो खनिज जो खदान था जिस पर कब्जे के लिए पूरा युद्ध शुरू हुआ था। आपको लिथियम से बता दें कि लिथियम मतलब बैटरी बनाने की वो खनिज है, वो संपदा है जिस पर दुनिया में जंग छिड़ रहा है। अब तक कहा जाता था कि ईंधन का सबसे बड़ा साधन जो है वो तेल है और गैस है, लेकिन उसके बाद हुआ कि सौर ऊर्जा, लेकिन अब सबसे बड़ा जो जो ईंधन का स्रोत है वो लिथियम है। दुनिया में एक होड़ मची हुई, सोचिए टेस्ला जो सबसे अमीर कंपनी बनी वो बैटरी से कार चलाने वाली कंपनी थी, मतलब लिथियम। तो लिथियम को लेकर ये युद्ध हुआ था और यूक्रेन के लिथियम वाले जो खदान है उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है और अब रूस ने कहा है कि बगैर यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा किए हुए वो युद्ध को खत्म नहीं करेगा। अमेरिका लगातार पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। ब्रिक्स देशों पर जैसे, जिसमें भारत भी शामिल है, ब्राजील शामिल है, चाइना शामिल है, रूस शामिल है, जिस तरह से उसने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद चीन और ब्राजील ने उसे करारा जवाब दिया। तो सोचिए इस पूरे खेल में अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रहा है। ईरान से युद्ध करके उसे पछताना पड़ रहा है। इजराइल के चक्कर में ईरान पूरी तरह से बेनकाब हो गया। अब कोई भी खाड़ी देश ईरान को सुपर पावर मान रहा है और अमेरिका को सुपर पावर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब तक आधा दर्जन से ज्यादा देश हैं मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका के 50,000 सैनिक अभी भी खाड़ी देशों में है। एक जो बड़ा देश था सीरिया, जिस पर असद का कब्जा था और असद रूस का आदमी माना जाता था, उस सीरिया पर भी अमेरिका और इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसके बाद अमेरिका और इजराइल को लगा था कि वो धीरे धीरे ही सही फिलिस्तीन और गजा पर कब्जा कर चुका है, लेबनान पर कब्जा कर चुका है, सीरिया पर कब्जा कर चुका है, जॉर्डन, कतर, ये सब उसके पिट्ठू हैं, इराक पर वो कब्जा कर चुका है। और जैसे ही वो ईरान वो अंतिम देश था जिस पर अगर कब्जा हो जाता तो खुद ब खुद तुर्की हो या जॉर्डन हो, ऐसे तमाम देश, यमन जो जो अब तक हुती के हाथ में है, जो ईरान के साथ है, वो यमन पर भी कब्जा कर लेता। लेकिन यहीं पर इजराइल और अमेरिका से गलती हो गई और ईरान पर जब हमला हुआ और ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, उसके बाद जिस तरह से मजबूरी में अमेरिका को और इजराइल को सरेंडर करना पड़ा, वहीं से ईरान एक ताकतवर देश बनकर निकला है। और ये साफ है कि उसने अभी 60 फाइटर प्लेन, जिसमें सुखोई 35 जो 5th जनरेशन का विमान है, उसने रूस से खरीदा है। J-10, J-20 ये वो फाइटर प्लेन्स हैं जो उसने चीन से खरीदा है। और साथ ही ईरान ने दावा किया है कि वो 6th जनरेशन का विमान फाइटर प्लेन खुद बना रहा है। उसके मिसाइल की ताकत सबको पता। अभी उसने एक और मिसाइल की तस्वीरें शेयर की जिसमें कहा है कि ये तो एक बंकर है जिससे अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। खामियनी ने कहा है, खामियनी की बातों पर लोग भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि खामियनी ने कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो उसको नक्शे से मिटा देंगे, अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसे खाड़ी देशों से, एशिया से भागना पड़ेगा। और ये दोनों बातें सही साबित हुई है। ईरान ने कहा था कि उसने अपनी रक्षा ताकत का सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है और सोचिए इजराइल को घुटने पर आना पड़ा, उसे सीज फायर करना पड़ा। राजधानी तेल अवीव और उसके जो बड़े बंदरगाह वाले शहर हैं वहां पर हमला हुआ। अब जाकर सोचिए, अब इतना मनोबल बढ़ चुका है ईरान का। ईरान की मदद से हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, और उसके बाद हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, और हुती जो यमन का लड़ाका है, वो लगातार मिसाइल की बमबारी कर रहा है। हाल ही में फिर से इजराइल पर यमन के लड़ाकों ने हमला किया है, रॉकेट दागे हैं, मिसाइल दागा है, उसके पानी के जहाज को जलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एशिया से पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का बर्दाश्त खत्म हो गया है। लेकिन इस मौके को चीन अपने मौके के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और जल डमरू मध्य में दोनों देश अपने सैनिक प्रशिक्षण को तेज कर रहे हैं। और इसी बीच चाइना ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ताइवान की मदद करने की कोशिश की तो हम करस कर देंगे। मतलब ताइवान का भी, चीन का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने लगातार कहा है, भारत के सेना प्रमुख ने कहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
चीन मदद कर रहा था पाकिस्तान की। इसका मतलब भारत के गोबर भक्तों को अब सावधान होना पड़ेगा, और आपके साथ न ट्रंप खड़ा होगा, न इजराइल खड़ा होगा, आपके साथ ईरान रहेगा, साथ में रूस रहेगा साथ में, और हमें चाइना के मुकाबले आधुनिक हथियार बनाने पड़ेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, यूक्रेन और रूस से शुरू हुआ था, उसके पहले शुरुआत की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल ने हमला शुरू किया था फिलिस्तीन और गजा पर। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला बढ़ता चला गया, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, और इसी बीच सोचिए अब ताइवान और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो क्या हम फिर से 21वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब वही विजेता होगा जिसके पास आधुनिक तकनीक होगा। अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। अब जो लड़ाई है वो सामरिक दृष्टि से ड्रोन्स, फाइटर प्लेन से हो रहे हैं। अब जो लड़ाई है वो टैरिफ वॉर है जो अमेरिका ने शुरू किया है। अब जो लड़ाई है वो लिथियम की लड़ाई है, वो यूरेनियम की लड़ाई है। तो दुनिया में लड़ाई का तरीका बदल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब जो देश आस्था के नाम पर तकनीक को छोड़ देगा वो देश का बर्बाद होना तय है। सोचिए, ईरान नहीं बचता अगर उसके पास मिसाइल नहीं होता, तकनीक नहीं होता। तो आज के डेट में खाड़ी देशों की बात करें तो ईरान एक बादशाह के तौर पे उभरा है, और वहीं फिलिस्तीन, ईरान अपने वादे का भी पक्का निकला। उसने कहा था कि मैं अगर मुझ पर हमला हुआ तो इजराइल को घुटना टेकना पड़ेगा, और वो सच साबित हुआ। और अब ईरान ने कहा है कि हमारी अंतिम लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक फिलिस्तीन और गजा आजाद नहीं हो जाता। इसका मतलब ईरान अपने वादे का पक्का साबित हुआ है। भारत के लिहाज से बात करें तो ईरान के साथ भारत के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। इसी बीच अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो धीरे धीरे ही सही सारे मुस्लिम देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, और वो दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका अपने सैनिक और साजो सामान खाड़ी देशों से समेट ले, और ईरान एक बड़ी ताकत बनकर आया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।